हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे सीसी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लवक यानी प्लास्टिड के बारे में। ये एक बेहद ही बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों, सेल का। इससे पहले मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, इन सबों के बारे में मैं बता चुका हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा दोस्तों, तो उसे आप प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या है लवक, क्या है प्लास्टिड, उसके बारे में ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले लवक यानी प्लास्टिड का फिगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं उसे आपको समझा देता हूँ कि क्या है। देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये क्रोमोप्लास्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये लिक्योप्लास्ट है। ये सब क्या है मैं आपको बताऊंगा, ये सब क्या होता है। फ़िलहाल आप फिगर में देखिए, जो मैं फिगर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिक्योप्लास्ट, ये 3 तरह के लवक होते हैं। पहले आप ये जानिए कि लवक यानी प्लास्टिड होते क्या है, पहले आपको वो जानना है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जानने के लिए पहले आपको लवक यानी प्लास्टिड के बारे में जानना पड़ेगा क्या है। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, यानी जो लवक यानी प्लास्टिड जो पाया जाता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके आकार के बारे में बात करते हैं कि इसका आकार कैसा होता है। तो इसका आकार फ्रेंड्स होता है अंडाकार। ठीक है, बहुत बहुत आकार का ये होता है। ठीक है, ढेर सारे आकार का। तो अंडाकार हो सकता है, और क्या हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। ठीक है, तस्तरी नुमा कार भी हो सकता है, जिसको हम डिस्क शेप का बोलते हैं, डिस्क इस तरीक़ा का। ठीक है, तो इस तरह का भी हो सकता है, जिसको हम डिस्क यानी तस्तरी नुमा कार कहा जाता है। और कैसा शेप का हो सकता है, इसके अलावा देखिए कैसा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये तारा नुमा कार भी होता है। ठीक है, कैसा होता है, तो तारा नुमा कार। ठीक है, जैसा स्टार होता है फ्रेंड्स, स्टार। ठीक है, तो उस तरह का ये भी हो सकता है। ठीक है, और कैसा हो सकता है, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए, और कैसा हो सकता है, फीता नुमा कार भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, कैसा हो सकता है, फीता नुमा कार। ठीक है, तो फीता नुमा कार भी हो सकता है ये। ठीक है, और कैसा हो सकता है, कुंडलुनुमा कार। ठीक है, कुंडलाकार भी आप बोल सकते हो, कुंडलाकार भी हो सकता है, यानी सांप के जैसा इस तरीक़ा से। ठीक है, स्नेक के जैसा इस तरीक़ा से इसे बोलते हैं, कुंडली नुमा कार कहा जाता है। क्या बोलेंगे, कुंडली नुमा कार। तो लवक में बस इतना ही था दोस्तों। आगे कहा जाता है फ्रेंड्स कि लवक जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिए कि पहला क्या होता है। पहला है फ्रेंड्स आवर्णी लवक। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पहला हो जाएगा आवर्णी लवक। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या होगा, मैं इंग्लिश भी लिख देता हूँ फ्रेंड्स। इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश होता है लिक्योप्लास्ट, LUCO, और प्लास्ट का PLAST, प्लास्ट। ठीक है, चलिए हो गया। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं कि आवर्णी लवक होता क्या है। ठीक है, अभी छोड़िए दूसरा नंबर। ठीक है, इसी के बारे में जान लीजिए कि क्या है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि आवर्णी लवक जो होता है दोस्तों, वो पेड़ पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा वहाँ ही पाया जाता है क्या, आवर्णी लवक पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे में, तो जैसे में हो जाएगा फ्रेंड्स जड़, क्या हो जाएगा, जड़ और भूमिगत तना। क्या हो जाएगा, जड़ और भूमिगत तना। तो ये आपको याद रखना है, जड़ और भूमिगत तना किसके अंतर्गत आते हैं, तो आवर्णी लवक के अंतर्गत आते हैं। ये पहला कंप्लीट हो चुका है आवर्णी लवक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्या है, तो सेकंड में है वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक में इसके बारे में क्या कहा जाता है, अब इसके बारे में सुनिए। ये रंगीन लवक होते हैं। कैसा होता है, तो ये रंगीन लवक होते हैं। कैसे लवक होते हैं, रंगीन लवक। ठीक है, जो प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ठीक है, तो
तो कैसे होते हैं, लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है, ये पौधे के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फल, फल भित्ति और बीज में पाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि फ्लावर में पाया जाता है, ठीक है, जो फल भित्ति होता है फलों में पाया जाता है, और बीज में। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि बीज में, फल भित्ति में, फ्लावर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है वर्णी लवक, और इंग्लिश में बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। तो यही था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्या है, तो थर्ड में है हरित लवक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि इसी में मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो आपको याद रखना है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो, जैसे कि मान लीजिए जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कि ये हरित लवक है, ठीक है। तो कहा जाता है कि हरित लवक के भीतर एक हरित लवक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हरित लवक के भीतर एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल, ठीक है। याद रखिएगा, हरित लवक के भीतर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित, ठीक है। तो इसी क्लोरोफिल के कारण से ही पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण से ऐसा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इसमें कहता है, इसके अलावा कहा जाता है दोस्तों कि जो हरित लवक जो होता है, ठीक है, कौन लवक, हरित लवक। तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोशिका का रसोई घर, ठीक है, कोशिका का रसोई घर। तो किसको कहा जाता है, हरित लवक को, ठीक है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, आगे कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए, हरित लवक में जो अभी भी मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स कि क्लोरोप्लास्ट में, जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि क्लोरोफिल के अलावा और भी वर्णक पाए जाते हैं, जैसे जैसे में हो गया, देखिए, कैरोटीन, क्या हो गया, कैरोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जैंथोफिल, ठीक है, ये सारा वर्णक का नाम है जैंथोफिल, ठीक है। तो ये सारे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीन और जैंथोफिल भी वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कहा जाता है, आगे कहा जाता है पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उनमें कैरोटीन का निर्माण होना है, ठीक है। आप देखिए, जो आपका पत्ती जो होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, पत्ती, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पत्ती जो पीला जो होता है, ठीक है, पत्ती पीला होता है, तो किसके कारण से होता है, वो कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन के कारण वो पीला हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आगे कहा जाता है, लास्ट पॉइंट है इसमें कि पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल, कौन फिल, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अब पत्ती का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण से। ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है,
चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है रसधानी यानी वैक्यूल के बारे में। ये अगला कोशिकांग क्या है? रसधानी यानी वैक्यूल क्या होता है इसके बारे में समझिए। ठीक है, रसधानी के बारे में क्या होता है। ठीक है, देखिए, कहा जाता है फ्रेंड्स कि कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक अर्ध पारगम झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ये क्या है? चलिए, ये क्या है फ्रेंड्स? रसधानी। ठीक है, अब मेरा कहना है कि ये चारों ओर से अर्ध पारगम झिल्ली, ठीक है, अर्ध पारगम झिल्ली से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। ठीक है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो बाहर वाला जो आवरण जो होता है, रसधानी के बाहर वाले आवरण को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए आगे। आगे कहा जाता है राजधानियाँ छोटी अथवा बड़ी हो सकती है। ठीक है, राजधानियाँ जो हो सकती है फ्रेंड्स, वो छोटी या तो फिर बड़ी हो सकती है। ठीक है, इन राजधानियों के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा होता है। ठीक है, राजधानी के भीतर या तो लिक्विड फॉर्म में या तो सॉलिड फॉर्म में पदार्थ भरे होते हैं। ठीक है, चलिए, जंतु कोशिकाओं में राजधानियाँ छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो जंतु कोशिका जो होता है उसमें राजधानी क्या रहेगा? बड़ा रहेगा राजधानी। ठीक है, और जबकि पादप कोशिका में, ठीक है, पादप कोशिका में जो राजधानी जो होता है फ्रेंड्स, राजधानी, ठीक है, जो राजधानी रहेगा वो, सॉरी, इसमें छोटा होता है। ठीक है, इसमें छोटा, ठीक है, और जबकि पादप कोशिका में बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जाता है? पादप कोशिकाओं के राजधानियों में कोशिका रस भरा रहता है जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। जैसे मान के चलिए फ्रेंड्स कि ये रसधानी है, तो इसके भीतर क्या पाया जाता है? कोशिका रस। ठीक है, क्या पाया जाता है? कोशिका रस पाया जाता है, जो कि कैसा होता है? जो कि निर्जीव होता है। कैसा होता है? निर्जीव। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट, जंतु कोशिका में राजधानियाँ जल संतुलन का कार्य करती है। ठीक है, अब समझिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। जंतु कोशिका में जो राजधानी जो होती है फ्रेंड्स, वो जल संतुलन का कार्य करती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पूछेगा कि जल संतुलन का काम कौन करती है, तो आपको जवाब में देना है रसधानी। वो भी कि याद रखिएगा जंतु कोशिका में। ठीक है, पादप कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका में जल संतुलन का काम कौन करती है? रसधानी। और जबकि पादप कोशिका के बारे में अगर पूछेगा फ्रेंड्स, तो पादप कोशिका में क्या करती है? तो ये कठोरता प्रदान करता है, हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस। ठीक है, याद रखिएगा, पादप कोशिका में ये हार्डनेस को बनाए रखती है। ठीक है, तो यही था फ्रेंड्स इसके बारे में, राजधानी के बारे में। ठीक है, अब अगला कोशिकांग के बारे में आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला है तारक काय यानी सेंट्रोसोम के बारे में। ठीक है, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, ये अगला कोशिकांग है। ठीक है, इसे समझिए ये क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है समझिएगा। कहता है फ्रेंड्स कि इसका खोज जो हुआ था, ठीक है, किसने किया था? तो बोवेरी। ठीक है, बोवेरी। ठीक है, इसका खोज बोवेरी ने 1888 ईस्वी में किया था। ठीक है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा, केवल क्या में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, केवल जंतु कोशिका में ये पाया जाता है क्या? तारक काय। ठीक है, कहा जाता है कि यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखती है। ठीक है, किसके? बेलन जैसा। ठीक है, किसके जैसा फ्रेंड्स? बेलन के जैसा। ठीक है, ये बेलन के जैसा दिखती है। किसके जैसा दिखती है? बेलन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार छिद्र होता है। इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रीओल कहते हैं। इसे थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, मैं आगे पेज बढ़ाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ है।
देखिए समझिएगा इसके बारे में क्या कहता है। इसके बारे में कह रहा है कि जैसे आप ऐसे समझिए कि ये जंतु कोशिका है, ठीक है। तो जंतु कोशिका केंद्रक, ये बीच में क्या है, केंद्रक है। तो कहा जाता है कि जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार हिस्सा होता है। कैसा हिस्सा होता है, चमकदार हिस्सा होता है, ठीक है। छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। अब इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है, जैसे कुछ इस तरीक़ा से फ्रेंड्स। तो इसमें या तो एक या तो दो सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती है और इनका कुछ नाम है। इसको बोलते हैं सेंट्रीओल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रीओल, याद रखिएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेंट्रीओल, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेंट्रीओल। आगे कहा जाता है कि प्रत्येक सेंट्रीओल के चारों ओर, जैसे मान लीजिए कि ये सेंट्रीओल है, ठीक है। तो इस सेंट्रीओल के चारों ओर धागे की समान रचना पाई जाती है, ठीक है। चारों ओर धागे के समान क्या पाई जाती है, रचना पाई जाती है। चारों ओर धागे के समान रचना पाई जाती है, ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता है, इसका नाम होता है एस्ट्रल रेज। क्या नाम होता है फ्रेंड्स, एस्ट्रल रेज। हिंदी में बोलते हैं तारक रश्मियाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं तारक रश्मियाँ। तो सेंट्रीओल के चारों ओर धागे की तरह रचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है तारक रश्मियाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। आगे कहा जाता है, इसका कुछ काम है फ्रेंड्स, ठीक है। कहा जाता है कि यह कोशिका में सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। इसके फंक्शन के बारे में जानिए फ्रेंड्स, कार्य के बारे में, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में कहा जाता है। इसके कार्य के बारे में कहा जाता है कि ये सीलिया, ठीक है, याद रखिएगा क्या, सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला, इन दोनों के निर्माण में भाग लेता है। अब ये सीलिया क्या है, तो समझिएगा सीलिया जो होता है ये प्रेमीशियम का प्रचलन अंग होता है, और फ्लैजिला जो होता है ये यूग्लिना का प्रचलन अंग होता है, ठीक है। यूग्लिना जो कि एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो याद रखना, सीलिया पैरामीशियम का प्रचलन अंग है, जबकि फ्लैजिला जो है ये यूग्लिना का प्रचलन अंग है, ठीक है। तो इसमें बनने में भाग कौन लेता है, तो आपका सेंट्रोसोम भाग लेता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, अगला कोशिकांग है माइक्रोट्यूबुलस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में है, माइक्रोट्यूबुलस। देखिए दोस्तों ये ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये छोटी छोटी नलिका होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी क्या होती है, नलिकाकार होती है, नली होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये छोटी छोटी नली होती है, जो कोशिका द्रव में पाई जाती है, ठीक है। कोशिका द्रव में तो सभी पाया जाता है, ठीक है। आगे कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये किसके निर्माण में भाग लेता है, तो कहा जाता है कि यह सेंट्रीओल, सीलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भाग लेता है। फिर से सुनिए, सेंट्रीओल, ठीक है, सेंट्रीओल हो गया, सीलिया हो गया, ठीक है, और एक फ्लैजिला हो गया, ठीक है। कौन हो गया, फ्लैजिला। तो ये सब के निर्माण में भाग लेता है माइक्रोट्यूबुलस, जो कि छोटी छोटी नलिकाकार रचना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रहता है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, सामने आपको फिगर भी दिख रहा होगा, वो फिगर मैं बाद में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। पहले आप समझिए पहले क्या है इसमें, ठीक है, पहले आप समझिए। देखिए कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इन्होंने खोज किया था। तो इनका नाम याद रहेगा आपको, ठीक है। आगे कहा जाता है, आगे मैं आगे बढ़ा देता हूँ, फिर से इस पेज पर आऊँगा, ठीक है। फिलहाल आगे देखिए आगे क्या है। आगे फ्रेंड्स कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या है। कहा जाता है कि कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी रचना पाई जाती है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे, ठीक है। हम ये क्या है, केंद्रक है बीच में। तो मैंने क्या कहा, कोशिका द्रव्य के बीच में, ये सब कोशिका द्रव्य है, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी बड़ी रचना है, ठीक है,
गोल है जो दोस्तों, गोल भी है, ठीक है, और गाढ़ी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे केंद्रक, ठीक है। इसे ही क्या बोलेंगे हम, इसे ही कहा जाता है केंद्रक, ठीक है। याद रखिएगा। इसे आगे कहा जाता है कि प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रत्येक जो जीवित कोशिका होते हैं उसमें एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसा कोशिका होता है जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक होता ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। आगे कहा जाता है कि केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है जिसे केंद्रक। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फिगर पर ले चलता हूँ, आपको फिगर से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया केंद्रक क्या होता है। केंद्रक जो होता है वो गोल, ठीक है, बड़ी और गाढ़ी, ठीक है, गाढ़ी रचना होती है, ठीक है। याद रखिएगा। अब देखिए आगे, इसे मैं मिटा देता हूँ इसे। चलिए ध्यान दीजिए। अब इस फिगर के माध्यम से आपको समझना है। आपको नाम तो दिख रहा होगा फ्रेंड्स, नाम तो सब दिख ही रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अब इस फिगर पर मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। यह जो मैं डॉट डॉट के जैसा दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये जो आपको पूरी रचना जो दिख रहा है वो केंद्रक दिख रहा है। अब कह रहा है कि केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है अर्ध तरल द्रव्य, तो अर्ध तरल द्रव्य को क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। चलिए निक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। आगे फ्रेंड्स, केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है, ठीक है। जो जाल जैसा आपको रचना दिख रहा होगा उसे क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन जालिका। आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें फिगर में आपको दिख रहा है क्रोमैटिन जालिका, मतलब जाल जैसा रचना पाया जाता है उसे बोलेंगे क्रोमैटिन जालिका। कहा जाता है फ्रेंड्स कि ये मतलब क्या, क्रोमैटिन जालिका के बारे में, ठीक है। मैं क्रोमैटिन जालिका के बारे में बोल रहा हूँ। क्रोमैटिन जालिका जो होता है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ सकता है कि क्रोमैटिन जालिका जो होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है डीएनए डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है। याद रखिएगा। अभी डीएनए क्या होता है मैं अगला क्लास में आपको बताऊंगा कि डीएनए के बारे में, ठीक है। फिलहाल याद रखिएगा कि जो क्रोमैटिन जालिका जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमें फिगर से सिर्फ काम है। चलिए ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, आगे ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है केंद्रक के ये तो हो ही गया इतना, ठीक है। हाँ, डीएनए के बारे में बता रहा था, डीएनए। तो डीएनए के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। डीएनए क्या होता है कि डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये जो केंद्रक जो है ये पेरेंट्स का है, ठीक है, और ये जो है ये चाइल्ड का है, ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा, माता पिता के गुणों को संतान में ले जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं आनुवांशिक गुण। मतलब माता पिता का गुण जो होता है वह संतान में दिखता है, वही होता है आनुवांशिक गुण। तो ले जाने का काम कौन करेगा, डीएनए करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी छोटी रचना बनाती है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या कह रहा है, ठीक है। मैं आपको दूसरा पेज में लेकर चलता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। कहता है फ्रेंड्स कि जिस समय कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, और ये केंद्रक है। चलिए,
कहता है कि जिस समय कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, चलिए। तो जिस समय कोशिका का विभाजन होता है तो जो क्रोमैटिन जालिका जो होते हैं, कौन जालिका, क्रोमैटिन जालिका। कौन जालिका फ्रेंड्स, क्रोमैटिन जालिका। तो क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी छोटी रचना बनाती है। ये छोटी रचना में बदल जाती है। ठीक है, ये छोटी छोटी रचना में बदल जाती है कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, जिसे कहा जाता है गुणसूत्र कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। क्या बोलेंगे, गुणसूत्र बोलेंगे, याद रखिएगा, गुणसूत्र। और इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा गुणसूत्र होता क्या है या फिर गुणसूत्र बनता कैसे है। तो क्रोमैटिन जालिका जो होता है वही गुणसूत्र होता है, वही गुणसूत्र में चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगले नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए, आगे ध्यान दीजिएगा, एक देखिए ध्यान दीजिए आगे। आगे कहा जाता है फ्रेंड्स कि डीएनए के क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। मतलब जो डीएनए जो बना जो होता है ना, वो छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है, छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है, जिसे कहते हैं जीन। ठीक है, तो याद रखिएगा, जीन कहते हैं। डीएनए जो होती है वो छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है, जिसे क्या बोलेंगे, जीन कहते हैं। ठीक है, इसी कारण से डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। डीएनए को क्या बोलेंगे, आनुवांशिक पदार्थ है। और जबकि जो जीन जो होता है, जीन को आनुवांशिक इकाई, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और आगे भी पूछ सकता है कि आनुवांशिक पदार्थ पूछेगा तो डीएनए मारिएगा, और आनुवांशिक इकाई पूछेगा तो जीन मारना है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। आगे कहा जाता है फ्रेंड्स कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका की रक्षा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका जो केंद्रक जो होता है वो क्या करेगा, केंद्रक रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, किसकी, तो सेल। ठीक है, सेल यानी कोशिका की रक्षा करता है, ये ध्यान में रखिएगा आपको। ठीक है, तो अब आगे ऐसा कुछ इसमें है नहीं दोस्तों, थोड़ा सा और है, याद रखिएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक आरएनए उत्पन्न करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या उत्पन्न करेगा, तो ये आरएनए भी उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए उत्पन्न करता है केंद्रक। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको केंद्रक के संरचना, बनावट और उसके कार्य के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, हमें नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब अगला कोशिकांग है केंद्रिका के बारे में। ठीक है, केंद्रिका, निक्लियोलस बोलते हैं इसको। ठीक है, निक्लियोलस, इसके बारे में समझना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है। देखिए, कहा जाता है कि केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। कुछ है नहीं दोस्तों, ये मान लेते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये कोशिका है, और ये क्या है, केंद्रक है। अब इसी केंद्रक के भीतर पाया जाता है एक छोटी गोलाकार रचना पाया जाएगा, जिसे हम बोलेंगे केंद्रिका। क्या बोलेंगे, केंद्रिका। तो केंद्रिका जो होता है वो केंद्रक के भीतर ही पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या याद रखना है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है अथवा नहीं पाई जाती है। मतलब वैसी कोशिका, ठीक है, जो एक्टिव, जो कम एक्टिव है। ठीक है, ठीक है, वैसा सेल जो क्या हो, जो कम एक्टिव हो, कम एक्टिव हो, सक्रिय ना हो, तो कहा जाता है उसमें जो होता है केंद्रिका जो होता है। ठीक है, जो ये केंद्रिका होता है, या तो कम पाया जाएगा या तो नहीं पाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, या तो कम पाया जाएगा या तो फिर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसी में कहा जाता है फ्रेंड्स, इसमें कहा जाता है कि जबकि सक्रिय कोशिकाओं में यह बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अगर आपका सेल जो है, ठीक है, अगर आपका सेल एक्टिव हो, कैसा हो, एक्टिव हो, तो ये कैसा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि यह संख्या में एक भी हो सकता है और बहुत सारा भी हो सकता है।
ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मेन जो इसका काम होता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। याद रखिएगा, ये बहुत मेन पॉइंट है, आरएनए का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण। ठीक है, तो आरएनए का संश्लेषण जो होता है वो केंद्रिका में ही होता है। ये मेन पॉइंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। ठीक है, तो ये समाप्त हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ना है? आगे पढ़ना है हमें क्रोमोसोम के बारे में, यानी गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं बड़ा कर दूंगा इसे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ना है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए गुणसूत्र फिगर आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्या है इसमें? कहा जाता है कि एक समान कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है। मतलब गुणसूत्र के बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स कि गुणसूत्र जो होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो महीन होता है। एक सेकेंड, चलिए वो कैसा होता है? तो ये महीन होता है। रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड। महीन, ठीक है, महीन होगा फ्रेंड्स और लंबा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, महीन होगा और लंबा होता है। ठीक है, इसके अलावा कहा जाता है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा इसमें, कि कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, और प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए फ्रेंड्स, क्या है, मेरा कहना है कि प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन? तो सुनिएगा कौन कौन होता है। पहला भाग होता है फ्रेंड्स पेलिकल। ठीक है, पहला भाग क्या है फ्रेंड्स? पेलिकल। ठीक है, सेकेंड भाग होता है मैट्रिक्स। ठीक है, सेकेंड भाग मैट्रिक्स होता है। और थर्ड होता है क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं। क्या भाग होते हैं? 3 भाग, क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पेलिकल के बारे में कहा जाता है, पेलिकल के बारे में मैं थोड़ा सा फिगर में आपको बताता हूँ। पेलिकल जो गुणसूत्र का सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। देखिए आपको पेलिकल दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? बाहर वाला ना हिस्सा है, तो बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पेलिकल कहलाएगा। ठीक है, आगे कहा जाता है कि पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। तो आपको जो ये पूरा जो घिरा हुआ जो भाग दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ये घिरा हुआ जो भाग दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स को दिखाया है। ठीक है, ये इस तरीक़े से जो घिरा हुआ भाग जो है, ठीक है, ये घिरा हुआ भाग जो हो फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है? वो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे कहा जाता है क्रोमैटिड्स के बारे में। तो इसी क्रोमैटिड्स के बारे में बहुत चीज़ समझना है। ठीक है, क्रोमैटिड्स आपको फिलहाल फिगर में क्रोमैटिड्स कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको जहाँ पर जो क्रोमोनिमेटा जो दिख रहा है वहीं पर स्थित होता है क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो वहीं पर स्थित होता है। तो सबसे पहले इस पेज को मैं आगे बढ़ा देता हूँ और क्रोमैटिड्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है। मुझे भी इसी से समझाना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक सेकेंड, मैं फिगर पर ही ले चलता हूँ। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरा क्या कहना है क्रोमैटिड्स के बारे में, कि मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा फिगर में, गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना पाई जाती है। आपको देखिए फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से कुंडलित नुमाकार रचना दिखाई दे रहा होगा। इस तरीक़ा से दिखाई दे रहा है ना, कुंडलित नुमाकार रचना। ठीक है, ये रचना दिखाई देता है, जो कि क्या होता है? जो कि आपस में समानांतर होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्रोमैटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाता है? क्रोमैटिड्स या अर्ध गुणसूत्र।
तो आपको फिलहाल फिगर में नाम नहीं दिखाया होगा, लेकिन याद रखिएगा यही कहलाता है क्रोमैटिड्स, ठीक है, क्रोमैटिड्स कहलाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। जिसे अर्धगुणसूत्र हिंदी में बोलते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक क्रोमैटिड में, मतलब इसमें इसकी बात कह रहा है, ठीक है, प्रत्येक क्रोमैटिड्स में क्या होता है, दो या दो से अधिक महीन कुंडलित धागों के समान रचना पाई जाती है, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ध्यान से सुनिए कि इस क्रोमैटिड के भीतर, ठीक है, ये क्रोमैटिड है फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, इस क्रोमैटिड के भीतर क्या होता है, ठीक है, एक रचना पाई जाती है, इसी रचना को कहा जाता है क्रोमोनिमेटा कहा जाता है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्रोमैटिड्स के भीतर होता है क्रोमोनिमेटा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए क्रोमोनिमेटा हो गया। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रत्येक क्रोमैटिड से, ठीक है, जैसे कि मैं क्रोमैटिड्स का फिगर बनाता हूँ, ठीक है, ये क्रोमैटिड्स का फिगर है, और इसके भीतर क्या होता है, इसके भीतर जो होता है वो क्रोमोनिमेटा होता है। तो मेरा ये कहना है कि प्रत्येक क्रोमैटिड के क्रोमोनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वो एक ही दिखाई देता है। दोनों आपको पता है इस तरीक़े से जब फिगर बनाइएगा तो दोनों एक ही साथ दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। कौन कौन, एक क्रोमैटिड से, ठीक है, क्रोमैटिड से, और क्रोमोनिमेटा, ठीक है, क्रोमोनिमेटा, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्रोमैटिड जो होता है दोस्तों, क्रोमैटिड, ठीक है, क्रोमैटिड, ठीक है, क्रोमैटिड के बारे में, क्रोमैटिड डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है गुणसूत्र दोनों क्रोमैटिड के एक स्थान पर, आप फिगर पर मैं लेके चलता हूँ, आपको फिगर से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिगर पर चलते हैं। आगे कहा जाता है कि गुणसूत्र, एक सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए फिगर पर आ गए हम लोग, ठीक है। तो समझिएगा क्या है फिगर में। फिगर में कहता है फ्रेंड्स कि क्रोमैटिड डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ये तो कंप्लीट हो गया। कहा जाता है कि गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड्स एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए आपको सेंट्रोमियर दिख रहा होगा, फिगर में थोड़ा सा छूट गया है दोस्तों, ठीक है। ये नीचे जो आपको यहाँ पर इस पोर्शन को देखिएगा फ्रेंड्स, इस पोर्शन को, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो क्रोमैटिड्स जो होते हैं दो को, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ा होता है। इसको जोड़ने वाला कौन होता है, तो सेंट्रोमियर। कौन जोड़ देगा फ्रेंड्स, सेंट्रोमियर जोड़ेगा, ठीक है। तो दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ने का काम कौन करता है, सेंट्रोमियर जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेंट्रोमियर एक अब सेंट्रोमियर के बारे में कुछ बता रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, कि सेंट्रोमियर क्या होता है, एक महत्वपूर्ण रचना होता है जो गुणसूत्र को आकार निश्चित करता है, ठीक है, गुणसूत्र को क्या करेगा, आकार निश्चित करने का कार्य करता है। कौन, तो सेंट्रोमियर, ठीक है। तो याद रखिएगा सेंट्रोमियर के बारे में क्या कह रहा है, सेंट्रोमियर के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, ये गुणसूत्र को क्या करेगा, गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है, ठीक है, गुणसूत्र का क्या करता है, आकार को निश्चित करता है, गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहा जाता है इसके बारे में, ठीक है, इसमें इतना ही था। आगे कहा जाता है फ्रेंड्स कि सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग को बाहु कहते हैं, इसे भी आपको समझना है। आगे क्या कहता है कि सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण से गुणसूत्र, जैसे मान लीजिए कि ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण से ही क्या होता है कि गुणसूत्र जो होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है, दो भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक भाग को बोलते हैं बाहु, क्या बोलेंगे, प्रत्येक भाग को बोलेंगे बाहु, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, बाहु,
ठीक है, बाहु बोलेंगे। ठीक है, और दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है। ठीक है, दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर, ठीक है, ये दोनों जहाँ से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर संकुचन होता है। ठीक है, जिसे कहा जाता है, ठीक है, उसका नाम दिया गया। मैं फिगर पर लेकर आपको चलता हूँ, फिगर से समझिए। देखिए, तो उनका नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और सेकंड में है क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग होता है उसे बोलते हैं टेलोमियर। यहाँ पर देखिए, गुणसूत्र का जो शीर्ष वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं टेलोमियर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो क्रोमोसोम खत्म हो गया दोस्तों, गुणसूत्र खत्म हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा और है, ये आज टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आज का टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा और है। ठीक है, बस थोड़ा सा और है, समझिएगा थोड़ा सा। ये गुणसूत्र के बारे में समाप्त हो चुका है। आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे क्या कहता है। कहा जाता है कि फ्रेंड्स, कि प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या निश्चित होता है। अभी अभी मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, अभी अभी हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा। तो कहा जाता है कि गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो निश्चित होता है। कैसा होता है, गुणसूत्र की संख्या निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र हो जो होता है मनुष्य में, ये याद रखिएगा, ये पूछता है कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है, तो 46। ठीक है, और ये जोड़ा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा में कितना हो जाएगा, 23 जोड़ा। ठीक है, तो ये मनुष्य की बात हो गया। कुछ और भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्रोसोफिला, ठीक है, एक सेकेंड, ड्रोसोफिला, ठीक है, कौन है फ्रेंड, ड्रोसोफिला। चलिए, ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में 8 है। ठीक है, इसमें कितना होता है, 8 है। मक्का में देख लीजिए, मक्का में, ठीक है, तो मक्का में कितना होता है, तो मक्का के पौधों के कोशिकाओं में 20 गुणसूत्र होता है, 20। ठीक है, टमाटर में देख लीजिए, टमाटर में, तो टमाटर में कितना होता है, टमाटर में आपका 24 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और है, एक और याद रखिएगा, आलू। ठीक है, आलू में, तो आलू में गुणसूत्र कितना होता है फ्रेंड्स, तो आलू में 48, और जोड़ा में कहेगा तो कितना, 24। ठीक है, तो ये हो गया टोटल गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होता है वो सदा पेयर के रूप में होता है, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और याद रखना है फ्रेंड्स कि एक जोड़े के 2 गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं। गुणसूत्र जो होता है वो समान होता है। जैसे 48 है तो 24 दूनी 48, तो दोनों क्या होता है, दोनों समान होता है। दोनों क्या होता है, दोनों ही समान होता है। ठीक है, तो ऐसे जो समान जो होते हैं ना, एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र क्या होता है, समान होते हैं। ठीक है, तो इसका एक नाम दिया गया अलग से, समजात, समजात गुणसूत्र। ठीक है, कैसा गुणसूत्र, तो समजात गुणसूत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलग से नाम दिया गया समजात गुणसूत्र। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आगे और सुनिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं वे द्विगुणित कहलाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको पहले मैंने ये बताया कि एक जोड़ा के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरा के समान होगा, इसी कारण से इन्हें समजात गुणसूत्र कहा जाता है, क्योंकि वो गुण में क्या होते हैं, समान होते हैं। आगे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कोशिका के गुणसूत्र समूह, कैसे कोशिका के, समजात। ठीक है, समजात, ठीक है, समजात। ठीक है, तो जो समजात गुणसूत्र जो होते हैं, ठीक है, ऐसे कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं, तो दोनों अगर समजात रहेगा गुणसूत्र तो उसको भी अलग से बायोलॉजिकल नाम दिया गया है, डाइप्लॉइड। क्या नाम दिया गया है, डाइप्लॉइड नाम दिया गया है। ठीक है, अलग से बायोलॉजिकल टर्म दिया गया है डाइप्लॉइड, हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्विगुणित बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुणसूत्र समान रहेगा तो समजात गुणसूत्र बोलेंगे। ठीक है, और यही गुणसूत्र अगर समूह के रूप में पाया जाता है और समजात में अगर है, ठीक है, ग्रुपिंग में है, और क्या है, अगर गुण ग्रुपिंग में है और समजात है तो उसको बोलेंगे द्विगुणित बोलेंगे।
ठीक है। सीधा सीधी ये याद रखिए दोस्तों, द्विगुणित मतलब होता है दो गुण वाला। तो दो गुण वाला रहेगा, दोनों समान रहेगा दो गुण वाला, तो वो द्विगुणित कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद रहेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या अधिक। देखिए, अब आपको ये याद रखना है कि क्या होता है ना कि द्विगुणित तो आप समझ गए। ठीक है, द्विगुणित माने दोनों क्या होता है, समान। लेकिन आगे मेरा ये कहना है कि अगर दोनों समान नहीं हो, ठीक है, अगर गुणसूत्र की संख्या समान नहीं होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, उसे क्या बोले, हैप्लॉइड। ठीक है, अगुणित बोलते हैं हिंदी में, अगुणित। ठीक है, तो जब दोनों समान रहेगा तो हो जाएगा द्विगुणित, और नहीं तो क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक समाप्त हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आज का टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। एक आपका एग्ज़ाम में पूछता भी है देखिए, एक एग्ज़ाम में आपको पूछता है फ्रेंड्स कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आप अंतर बताओ। ठीक है, ये पूछता है बहुत सारा। ठीक है, तो क्या है अंतर, समझिएगा। देखिए, पहला अंतर क्या है कि जो पादप कोशिका जो होते हैं, पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और जबकि एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा, इसमें सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो होता है भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा इसमें। ठीक है, और कहा जाता है, और क्या अंतर है, और अंतर है फ्रेंड्स कि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे कहा जाता है कि पादप, देखिए, पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका होती है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, रसधानी या उसी को रिक्तिका बोलते हैं, ये रहेगा। ठीक है, जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका नहीं होती है। ठीक है, इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है, ठीक है, तो इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना काफ़ी है, आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जबकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये भी अंतर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। तो जितना भी कोशिका संरचना था फ्रेंड्स, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, वो आज कंप्लीट हो गया है, वो पूरी तरीक़ा से आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको पहले का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करिए, वहाँ पर आप चैनल का वीडियो दिया हुआ, आप वहाँ पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। बायोलॉजी का चैप्टर बेहद बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स अलग। ठीक है, अलग से कुछ पढ़ेंगे, लेकिन कल मैं डीएनए के बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, पहले डीएनए के बारे में पढ़ा दूँगा, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है, उसका बार बार यूज आएगा डीएनए के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें। ठीक है, तो ये काम आपका है फ्रेंड्स। ठीक है, ये काम आप करिएगा। ठीक है, मेरा काम हो गया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब आप वीडियो को देखिए, सही से पढ़िए। ठीक है, जहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आगे आपको बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, बिहार का है तो बिहार से संबंधित भी आने वाला है, यूपी है, यूपीएसआई है, यूपी लेखापाल है। ठीक है, यूपी से भी बहुत सारा वैकेंसी गिरने वाला है, और लास्ट दिसंबर में बिहार से दरोगा का भी वैकेंसी गिरेगा। ठीक है, बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, तो अभी से ही बायोलॉजी आप मजबूत करके रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा मैं विस्तार से डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर इससे पूछेगा इस पोर्शन से, तो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट करके रखें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।